अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, हमने क्यूएसओ का एक ये लेक्चर सीरीज का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्यूएसओ 1984 की बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका जो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 16 जो है हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, हमने जो आर्टिकल 3 स्टडी किया था, आर्टिकल 3 ने हमें ये बताया था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, दे आर ऑल कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अगर आप देखें, आर्टिकल 3 हमें ये कहता है all persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them। यानी आर्टिकल 3 तो हमें ये बता रहा है कि जितने भी लोग हैं उन सबको जो है एज ए विटनेस जो है वो अदालत में बुलाया जा सकता है। लेकिन हमारे क्यूएसओ में आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 15 तक कुछ ऐसी कैटेगरीज है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन है कि जिनको लॉ ने ये अलाउ किया है कि वो अगर चाहें तो वो एज ए विटनेस कोर्ट में मत आए, या उनको हम कंपेल नहीं कर सकते, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आकर वो इंफॉर्मेशन जो उनको पता है उनको वो डिस्क्लोज करें। उन इंफॉर्मेशन को किसी प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो कोर्ट में आकर जो बताएं, इससे उनको प्रिविलेज जो है वो ग्रांट किया गया। और इवन इन सम सर्कमस्टेंसेस अगर वो पर्सन जो है, अगर वो चाहे भी तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन को, वो जो उसके पास है उसको वो डिस्क्लोज करे। और इस पूरे प्रोसेस को हम जो कह रहे हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन कह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, इसके अंदर दो वर्ड है, एक है प्रिविलेज और दूसरा कम्युनिकेशन। अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से देखें ना, तो प्रिविलेज की जो डेफिनेशन है वो हमें ऐसे पता चलता है, अ स्पेशल लीगल राइट, exemption और immunity granted to a person or class of person। ठीक है जी, कि ये एक स्पेसिफिक किस्म की इम्यूनिटी है जो ग्रांट की गई है किसी स्पेसिफिक पर्सन को या एक क्लास ऑफ पर्सन को, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी पर्सन के ऊपर होती है तो उसको ये इम्यूनिटी ना होती। तो अगर हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन को मिला के डिफाइन करें तो हमें पता चलता है कम्युनिकेशन दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ फ्रॉम कंपेल्ड डिस्क्लोजर इन अ लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ये एक प्रिविलेज होता है कि उनको कंपेल नहीं किया जाएगा इस लीडिंग प्रोसीडिंग के दौरान कि वो कोई इंफॉर्मेशन जो है या कोई कम्युनिकेशन जो उनको की गई थी उसको वो डिस्क्लोज करें। अब देखिए, वेरियस कैटेगरीज है, जैसे अगर देखें तो मैजिस्ट्रेट जो है या जजेस जो है उनको ये इम्यूनिटी होती है। ये हस्बैंड और वाइफ के बिटवीन जो मैरिज के दौरान जो कम्युनिकेशन होती है उसमें उनको ये प्रिविलेज होता है। इस तरह से कुछ कंट्रीज के अंदर जर्नलिस्ट को ये जो है वो प्रिविलेज दिया जाता है कि जर्नलिस्ट जो है उनको कंपेल नहीं किया जाता, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो ये बताएं कि उनके पास ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या ये जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है ये कहाँ से मिली है, उनको इस पे जो है वो कंपेल नहीं किया जाता। इस तरह से कुछ कंट्रीज के अंदर डॉक्टर्स जो हैं उनको भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो उन्होंने पेशेंट को बताई है उसको वो जो है वो डिस्क्लोज करें। हमारे क्यूएसओ के अंदर हमारे पास जो है ये आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 15 हमें जो है वो उन स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में बताता है कि जिन लोगों को ये प्रिविलेज हासिल है कि वो उनको हम कंपेल नहीं कर सकते, और इवन सम सिचुएशन में हम उनको परमिशन भी ग्रांट नहीं करते, कोर्ट उनको परमिशन भी ग्रांट नहीं करेगी कि वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। देखिए, हमने आज सिर्फ और सिर्फ इसके दो आर्टिकल पे फोकस करना है, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 पे। जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 4 से लेके 15 सारे के सारे जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 4 को और आर्टिकल 5 को। अच्छा, अब आर्टिकल 4 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 4 हमें ये बताता है कि एक्चुअली अगर कोई पर्सन जो कि एक मैजिस्ट्रेट है या जज है, उस पर्सन ने अगर कोई एक्शन उसका जो था या उसके पास कोई जो इंफॉर्मेशन थी व्हेन ही वाज एक्टिंग लाइक अ जज और मैजिस्ट्रेट, उसको हम कंपेल नहीं करेंगे, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आकर इस एविडेंस को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। देखिए, आर्टिकल 4 की जरा एक दफा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नो जज और मैजिस्ट्रेट shall except upon the special order of some court
to which he is subordinate। पहली बात तो ये होगी कि स्पेशल कोर्ट, स्पेशल ऑर्डर जो होगा सुपीरियर कोर्ट का, वो हो तो फिर किया जा सकता है, be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate। ठीक हो गया जी, कि एक कोर्ट, एक जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आकर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा उसने जो कंडक्ट किया उसको एक्सप्लेन करे या उसको जस्टिफाई करे जो कि उसने एज ए मजिस्ट्रेट जो है वो किया। हाँ, ये है कि अगर सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो फिर जो है उसको जो है वो वहां पर आकर एज ए विटनेस जो है वो पेश होना पड़ेगा या अपने उस कंडक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट में एक और लाइन देखिए, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स व्हिच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस व्हाइल्स्ट ही वाज सो एक्टिव। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई चीज उसके सामने होती है तो उसको जो है उसके बारे में एग्जामिन किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि क्यूएसओ का हर आर्टिकल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बहुत कम ऐसे आर्टिकल हैं जिसके अंदर एम्बिग्विटी है, अदरवाइज ज्यादातर आर्टिकल जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे अब इसी क्यू आर्टिकल 4 को अगर हम देखें तो ये आगे इलस्ट्रेशन में इस चीज को बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन की जो ए क्लास देखें तो उसमें कहता है, ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन says that a deposition was improperly taken by B the magistrate। ठीक है जी, एक जो ए एक्यूज्ड है और वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाकर जब उसका ट्रायल था तो वो ये कहता है कि जो डिपोजिशन थी, जो मेरी स्टेटमेंट थी, वो गलत तरीके से रिकॉर्ड की गई थी। किसने की थी? मैजिस्ट्रेट बी ने। तो अब बी जो है, जो कि मैजिस्ट्रेट है, बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चंस एज टू दिस। ठीक है, कि बी को मजबूर नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो आकर इसके क्वेश्चंस के इस तरह के आंसर दे, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट। ये हम पहले देख चुके हैं। इलस्ट्रेशन बी में अगर आए, A is accused before the court of session of having given false evidence before B, a magistrate। अब यहाँ पे देखिए कि A जो है वो एक accused है और कोर्ट ऑफ सेशन में जनाब ये आता है कि उसने झूठी गवाही दी है। B cannot be asked what A said। अब B एक मैजिस्ट्रेट है, उसको आप ये नहीं पूछेंगे कि A ने क्या कहा था, except upon the special order of the superior court। ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल सा। और सी देखिए, सी में यहाँ पे कहा जाता है कि ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर वाइल्स ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी। ठीक है जी, अब जरा देखिए इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि बी कौन है? सेशन जज है, और उसके सामने जो है जब वो एक ट्रायल कर रहा था तो उसमें जो है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देता है ए। अब जो है बी में बी एग्जामिन्ड एज टू व्हाट अकर्ड। अब बी से जो है इस चीज के लिए पूछा जा सकता है कि वहां पे क्या हुआ था। ठीक है जी, सो अगर देखा जाए अंडर दिस आर्टिकल, a judge or magistrate shall not be compelled to produce a document or answer as to number 1 his conduct in the court। ठीक है, कि उसका जो कंडक्ट था कोर्ट में उसके हवाले से उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। और नंबर 2 पे इंफॉर्मेशन रिसीविंग इन द कोर्ट, उसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है एक्टिंग एज ए जुडिशियल ऑफिसर, उसके लिए भी उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। अगर देखें तो हमें इस चीज का तो पता है कि एक जज जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है और ही कैन गिव एविडेंस इन अ केस, वो किसी भी केस में जो है एविडेंस दे सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको जो प्रिविलेज ग्रांट किया गया है वो अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है रेलेवेंट टू द केस, ही इज नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है कि वो उसका आंसर दे। हाँ, अगर वो अपनी प्रिविलेज को वेव करना चाहे तो फिर वो एज अ विटनेस भी जो है वो जा सकता है। हाँ, अगर उसको सुपीरियर कोर्ट से कहा जाता है कि वो एज अ विटनेस आए, देन ही विल बी बाउंड टू डिस्क्लोज दोज इंफॉर्मेशन जो उसको ड्यूरिंग दी जो एक जुडिशियल ऑफिसर के तौर से वो काम कर रहा था उस दौरान उसको जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो उसको शेयर करेगा। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 4 सिंपल है कि मजिस्ट्रेट और जजेस को आप कंपेल नहीं कर सकते कि उनका जो कंडक्ट था उसके हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाए या जो उसको इंफॉर्मेशन मिली थी उसको जो है वो
डिस्क्लोज किया जाए until the order of the superior court। तो ये आर्टिकल 4 हो गया जी। आर्टिकल 5 पे चलते हैं अभी। अच्छा, आर्टिकल 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 5 हमें बताता है कि जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज होती है दो पर्सन्स के बिटवीन, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। इवन अगर उनमें से कोई एक पार्टनर उसको डिस्क्लोज करना भी चाहता है तो उसको इसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जरा पहले हम इसको रीड कर लेते हैं इस आर्टिकल को, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married। ठीक है जी, कि कोई भी कम्युनिकेशन एक पर्सन की जो उसके पार्टनर के साथ, उसके स्पाउस के साथ हुई है, उसके लिए उसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। और दूसरा आगे जाके था, नॉर शेल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज, ना ही उसको इस चीज की इजाजत दी जाएगी कि वो उसको डिस्क्लोज करे, अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज representative in interest consent, except in the suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। अच्छा, अब देखिए यहीं पे हमें जो है उसकी कुछ एक्सेप्शन भी बता दी गई है कि कुछ सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज भी की जा सकती है। देखिए इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो हमारे पास इसके हम ना सेगमेंट बना लेते हैं। पहले हिस्से में दो चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है ना। वो दो चीजें क्या है कि कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो कोई एविडेंस दे, ठीक है, नॉट कंपेल्ड। यहाँ पे आप इसको मैं नॉट कंपेल्ड कर, नॉट कंपेल्ड टू गिव एविडेंस। हस्बैंड और वाइफ को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो एविडेंस जो है कोर्ट में आके दें। और दूसरे नंबर पे क्या कहा जा रहा है, नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज, और ना ही उनको ये परमिट किया जाएगा कि वो कोई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। इवन इफ वन पार्टी विशेस टू डिस्क्लोज, अगर उनमें से एक पार्टी डिस्क्लोज करना भी चाहती है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम पहले इनको दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसमें केस लॉ है, ये पीएलडी 1962 लाहौर हाई कोर्ट 558 पेज नंबर है, अली नवाज शाह गर्देजी वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद यूसुफ खान। इसमें जो है हस्बैंड ट्राई टू प्रूव द केस थ्रू लव लेटर, हस्बैंड वाज नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज द लेटर। ठीक है, हस्बैंड ने अपने उस केस को प्रूव करने के लिए लव लेटर का जो है वो हवाला देना चाहा, लेकिन कोर्ट ने उसको जो है वो परमिट नहीं किया कि वो उस लव लेटर को वहां पे डिस्क्लोज करे। इसी तरह से a wife appears in the witness box to give evidence about communication made to her by husband, prima facie the communication may not be permitted to be deposed to or disclosed unless the husband's consent। ठीक है जी, अगर हस्बैंड की कंसेंट होगी तो वो डिस्क्लोज कर सकती है, अदरवाइज वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकेगी। जैसे मैंने आपको पीएलडी 1962 लाहौर हाई कोर्ट जो है इसका एक रेफरेंस दिया कि इसमें जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने जो हस्बैंड को लव लेटर को वो जो है वो डिस्क्लोज करने की परमिशन नहीं दी। अच्छा, ये तो हो गया इस आर्टिकल का पहला हिस्सा, ये तो इस आर्टिकल का पहला हिस्सा हो गया कि जिसमें हमने कहा कि एक तो कंपेल नहीं किया जा रहा और दूसरा परमिट नहीं किया जा रहा। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाए जिसमें इसकी एक्सेप्शन बताई गई है कि कुछ कंडीशन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी की जा सकती है। वो क्या है, देखिए हम इसको ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, when the person who made it or his representative in interest consents। ठीक है, यानी जो पर्सन जो है वो ये दे रहा है, दूसरा पर्सन जो है उसकी कंसेंट दे दे, उसकी इजाजत दे दे, उसकी वो परमिशन हो तो फिर वो किया जा सकता है। नंबर 2, इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन, अगर उन दोनों पार्टनर के दरमियान कोई सूट है जो उसमें जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो कन्वर्सेशन को, वो इंफॉर्मेशन जो उनके पास थी उसको वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से नंबर 3 पे अगर देखें, प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक ने क्राइम कमिट किया है दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट, तो वहां पर भी वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। वहां पर जो ये प्रिविलेज है वो खत्म हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। और एक चौथी कंडीशन भी है,
इन केस ऑफ वॉइड मैरिज में भी जो प्रिविलेज है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो ये इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि इन कंडीशन के अंदर जो है वो जो प्रिविलेज गिवन था वो नहीं होगा। सो इट मीन आर्टिकल 5 को अगर हम देखें तो हमने इसके दो पार्ट बना लिए। पहला हिस्सा हमें बता रहा है कि हम हस्बैंड और वाइफ को कंपेल नहीं कर सकते कि वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें जो उनके मैरिज के ड्यूरेशन के दौरान थी। अच्छा याद रखिएगा, नॉट ओनली ड्यूरिंग द मैरिज पीरियड, अगर उनकी मैरिज टर्मिनेट हो जाती है उस टर्मिनेशन के बाद भी वो कम्युनिकेशन जो उनकी ड्यूरिंग मैरिज हुई थी उसको डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक तो उनका जो मैरिज का ड्यूरेशन था वो हो गया, प्लस इसके बाद अगर उनका डिवोर्स हो जाता है, उनकी सेपरेशन हो जाती है, मैरिज टर्मिनेट हो जाती है, इवन देन दे आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज एनीथिंग जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन हुई थी ड्यूरिंग दैट मैरिज पीरियड। ठीक होगा जी। और ये फिर हमने इसकी एक्सेप्शन भी देख ली, एक तो कंसेंट से, एक सूट है जो उनका कोई सिविल सूट है, दोनों पार्टीज हैं, और तीसरा उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक पार्टनर के जो कि उसने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट किया था। और फिर लास्ट में हमने देखा कि वॉइड मैरिज के अंदर भी जो है ये प्रिविलेज ग्रांट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस आर्टिकल का पर्पस क्या है, क्यों ये आर्टिकल जो है वो बनाया गया, इस आर्टिकल का क्या पर्पस था, किस वजह से हमने इस आर्टिकल को जो है वो बनाया, और क्यों हमने ये प्रिविलेज जो है वो ग्रांट किया गया। देखिए सबसे बड़ी रीजन तो जो है वो डोमेस्टिक पीस है। ठीक है, कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें जो है एक अमन सुकून होगा, और फिर इसी तरह से जो स्पाउसेस के बिटवीन एक कॉन्फिडेंस है वो आपका एक मेंटेन रहेगा। दोनों पार्टनर जो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस है एक दूसरे पे वो जो है वो बेहतर होगा, और फिर देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर जो पीस है और ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन रहेगी। आपकी सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा, आपकी सोसाइटी के अंदर एक सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर ये प्रिविलेज ना ग्रांट किया जाता और हस्बैंड और वाइफ को अलाउ कर दिया जाता कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, तो उससे सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां पैदा होने का खतरा था। बहुत सारे जो कपल्स थे वो आफ्टर मैरिज अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीजें बताते तो उससे उन स्पाउस के लिए आफ्टर द मैरिज, अगर उनकी टर्मिनेशन हो भी जाती है मैरिज की, उनके लिए बहुत सारे जो थे वो मसाइल जो थे वो हो सकते थे। इंडियन कोर्ट में जो एक मैं केस था देख रहा था उसमें जो कंडक्ट है, जो एक्शन है हस्बैंड का, उसके हवाले से कम्युनिकेशन की जा सकती है। देखिए यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि वो मना है, लेकिन अगर एक पार्टनर का जो कंडक्ट है या जो उसका बिहेवियर है उसको कोर्ट में डिस्कस किया जा सकता है, और कोर्ट उसको कंसिडर भी करती है अपने फाइनल ओपिनियन को देने के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैं केस ला और आपसे शेयर करता हूँ। उसमें भी ये था कि ऐसी कम्युनिकेशन जो हस्बैंड और वाइफ के बिटवीन थी, लेकिन वो एक पार्टनर को पहुंचने से पहले एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चल जाती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी अलाउ किया गया कि वो उसको जो है वो कोर्ट में डिस्क्लोज कर दे। मीन वो एक थर्ड पार्टी थी जो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा था। सो इस तरह से जी आज हम लोगों ने जो डिस्कशन की है वो हमारी थी दो आर्टिकल हमने डिस्कस किए। हमारा जो मेन फोकस था वो दो आर्टिकल पे था। हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की। प्रिविलेज कम्युनिकेशन में हमने दो सिर्फ आर्टिकल को देखा, एक आर्टिकल 4 जो कि बताता है कि जो मजिस्ट्रेट है या जजेस है उनको लॉ ने प्रिविलेज ग्रांट किया है कि वो ड्यूरिंग द मजिस्ट्रेसी जो उन्होंने जब एज ए मजिस्ट्रेट या जज एक्ट कर रहे थे उनको कोई कंपेल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 6 जो है वो प्रिविलेज देता है हस्बैंड और वाइफ को, स्पाउसेस को, कि उनकी जो मैरिज के ड्यूरेशन में जो उनकी कन्वर्सेशन थी, जो कम्युनिकेशन थी, उसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही उनको कंपेल किया जाएगा कि वो किसी को शेयर, इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज भी वो अपनी उस डिस्कशन को जो उनकी मैरिज के दौरान हुई थी उसको डिस्क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो अगले दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।